आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी मानवाधिकार आयोग के बारे में। इस टॉपिक को मैंने इन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इन सब टॉपिक्स के अंदर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को पढ़ेंगे। इंटरनेशनल इनिशिएटिव मतलब क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने के पीछे, और उसका ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट क्या है, अपना मानवाधिकार आयोग में कौन कौन से मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और फंक्शंस क्या हैं इसके, पावर्स क्या हैं इसकी, कौन इनको मेंबर्स को अपॉइंट करता है, चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, और कैसे इनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो 1940 आपको पता होगा, 1940 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम बहुत से अपने वॉर प्रिजनर्स थे यानी युद्धबंदी। उन लोगों को डील करने के लिए एक क्वेश्चन उठा था कि इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जैसे किसी दुश्मन देश के पास दुश्मन देश के युद्धबंदी पहुंच गए हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्या उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए या उनको फांसी दे दी जाए या उन्हें मार दिया जाए। तो ये जब क्वेश्चन चल रहा था तभी से ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत होना शुरू हुई, यानी मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अपना संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का उदय हुआ 1944 में, 45 में। उसके बाद 1948 में जब बात चली रही थी ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो 1948 में पहला डॉक्यूमेंट रखा गया ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों के बारे में। ये डॉक्यूमेंट था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में रखा गया ये। इसको यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया, यानी इसको मान्यता दी यूनाइटेड नेशंस ने। और इसमें क्या ह्यूमन राइट्स होते हैं, किन किन राइट्स को अपन ह्यूमन राइट्स बोलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इनकी डेफिनेशंस है। तो इसको अपन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं मानवाधिकारों को लेकर। ह्यूमन राइट्स का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को। और ये 10 दिसंबर 1948 को ये पारित हुआ था यूनाइटेड नेशंस में। तो 10 दिसंबर 1948 को हम मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। कई बार सीधा ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके। उसके बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो है, ये तो पहला हो गया 1948 में हुआ। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ कोवेनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स पे, यानी हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार जो हैं उन पर एक संधि बोल सकते हैं, संधि हुई। ये हुई 1970s में। इसमें भी अपना राइट टू लाइफ क्या होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यही मतलब सिमिलर हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया, इनको और एलोबरेट किया गया कि क्या क्या हो सकते हैं ये चीज़ें। फिर तीसरा प्रयास 1976 में किया गया। इसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे बात की गई। जैसे यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राइट्स के बारे में बात की गई थी, यहाँ पर सिविल और राजनीतिक अधिकारों के बारे में बात की गई। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रयास आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1991 में, पेरिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में बात की गई थी सबसे पहले कि हर कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाया जाए जो ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करेगा, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेगा। और वो इंस्टीट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब वहाँ की सरकारों का जिस भी कंट्री में ये है उस पर ज़्यादा दखल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए प्रयास किए गए 1991 की पेरिस प्रिंसिपल में। और इसी का बाद में क्या फल रहा कि हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स कमीशन बने। जैसे हमारी कंट्री में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसको। उसका अगला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो रहा, इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो रहा, वो है वियना कन्वेंशन। ये 1993 में हुई। इसमें यही था कि यूनाइटेड नेशन कैसे इतनी सारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, सहयोग करेगा ह्यूमन राइट्स को
प्रिजर्व करने, उनको बचाने, उनका वॉयलेशन ना होने देने के लिए। तो ये वियना डिक्लेरेशन था। इनकी डेट और डेट इनका किस किस सन में ये आए हैं इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, इनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चीज़ पर। अब देख लेते हैं हमारा मेन टॉपिक। ये तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं NHRC यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन है क्या हमारा, और ये किस एक्ट से बना है, और जैसे कि मानवाधिकार आयोग अधिनियम से बना है ये, और इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारा, ये 1993 में एक एक्ट आया था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, उससे बना है। यानी कि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कहीं, ये एक अधिनियम से बना है, यानी कि एक ये वैधानिक संस्था है। वैधानिक मतलब स्टेट्यूटरी बॉडी है ये, ओके। एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था नहीं है, वैधानिक संस्था है। और ये 1993 में पारित हुआ एक्ट से बना है, ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट। ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1993 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 28 सितंबर को पारित हुआ और 12 अक्टूबर को पहला आयोग बना, ठीक है। ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट में अच्छा क्या क्या चीज़ें थी? इस एक्ट में जो चीज़ें हैं वो ये थी कि एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाएगा, एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाएगा, और जो भी केसेस आते हैं हमारे मानवाधिकार आयोग हनन के, वो कहाँ सुने जाएंगे, तो उसके लिए अलग से कोर्ट रहेंगे। ह्यूमन राइट जो कमीशन बने हैं उनकी पावर क्या रहेगी, उनके फंक्शन क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं इस एक्ट में। 2006 में इसका एक अमेंडमेंट भी आया, उसके बाद एक अमेंडमेंट इसमें हुआ 2019 में। ये दोनों अमेंडमेंट भी हम देखेंगे। 2006 में एक्चुअली क्या हुआ है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं आयोग के, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। इसमें SC और ST के मेंबर्स भी इंक्लूड कर दिए गए। SC और ST के जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनको भी ऐड कर दिया गया। तो मेंबर्स की संख्या बढ़ गई, और रेजिग्नेशन का भी लॉ बना दिया गया कि रेजिग्नेशन अगर लेना है, रिज़ाइन करना है अगर मेंबरशिप से, तो आप प्रेसिडेंट को एड्रेस करके कर सकते हैं रिज़ाइन। और जेल में आपको विजिट करने का एक प्रावधान भी बढ़ाया। मेंबर्स जो हैं कमीशन के, वो जेल में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कैदियों की हालत देख सकते हैं, उनके लीस्ट वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है उनकी ह्यूमन राइट्स का, जो लीस्ट ह्यूमन राइट्स हैं कम से कम उनका वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी ये चीज़ भी देख सकते हैं। ये इनके फंक्शंस में एक इंक्लूड किया गया। इसके बाद 2019 का जो अमेंडमेंट आया, ये अभी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ है, कंपोजिशन में फिर से चेंज किया गया। मेंबर्स जो हैं उनकी संख्या फिर से बढ़ाई गई है। इसमें अब अपना कमीशन जो है OBC कमीशन, उसके चेयरमैन, अपना नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसकी चेयरमैन, और जो अपना डिसेबल्ड वाला यानी दिव्यांग विभाग जो है उसके कमिश्नर, वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो संख्या जो है मेंबर्स की बढ़ गई है। उसके बाद ऑफिस का टेन्योर क्या रहेगा, यानी कार्यकाल क्या रहेगा, वो भी 5 साल था। 2019 में इसको ऊपर घटा के 3 साल कर दिया गया है। और अपॉइंटमेंट इनकी वापस से हो सकती है, मतलब री अपॉइंटमेंट पॉसिबल है इस एक्ट के तहत। मतलब जो एक बार चेयरमैन बन गया है वो दूसरी बार भी चेयरमैन बन सकता है कमीशन का। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर चेयरमैनशिप, ये भी चेंज कर दी गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट के केवल चीफ जस्टिस जो थे वो चेयरमैन के, इस आयोग के चेयरमैन बन सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज इसका चेयरमैन बन सकता है। पहले CJI था, अब कोई भी जज बन सकता है, ओके। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और अपन स्टेट के हिसाब से देखें अगर राज्य मानवाधिकार आयोग में, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं चेयरमैन, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, कंपोजिशन पे देखते हैं। तो कंपोजिशन में हम देखेंगे कि मेंबर जो आयोग जो बना है उसमें कौन कौन होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है कि कमीशन, मानवाधिकार आयोग कमीशन में जो है इनमें से कौन मेंबर होता है मानवाधिकार आयोग कमीशन का।
मानवाधिकार आयोग का। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, यानी एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं, हमको पता है। उसके बाद 4 इसमें मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। उसके बाद कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चेयरमैन जो होता है वो तो जज होगा, यानी जुडिशियल बैकग्राउंड का होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। मेंबर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, कुछ मतलब जाने माने विद्वान हो सकते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में काम कर चुके हैं, जो बाल अधिकार मतलब अपने चिल्ड्रन राइट्स पे काम कर चुके हैं, ह्यूमन राइट्स पे काम कर चुके हैं, या फिर जो समाज सेवी होते हैं, सोशल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मेंबर्स इसके। 4 जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो होती है, अल्पसंख्यक आयोग जो है हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसके जो भी चेयरमैन होते हैं वो भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मतलब इसके जो चेयरमैन होंगे वो अपने आप से ही, उनका कुछ आपको नियुक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से ही इसके मेंबर होते हैं आयोग के। बाकी के 4 मेंबर जो हैं, जैसे इनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी आपको, इनका टेन्योर ख़त्म होगा, आपको इनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी, फिर से गवर्नमेंट करेगी इनकी नियुक्ति, अपना यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। लेकिन ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक चेयरमैन बना दिया नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया, तो वो एक्स ऑफिशियो मतलब अपने आप से ही वो आयोग का एक सदस्य बन गया। ऐसे ये सारे सदस्य बन जाते हैं, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अपना जैसे हम पहले देख चुके हैं, एससी कमीशन जो है, एसटी कमीशन जो है, उसके चेयरमैन ये भी आयोग के मेंबर होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन जो है, मतलब बाल अधिकार जो हैं, बच्चों के जो अधिकार हैं उसके लिए जो लड़ता है कमीशन, उनकी रक्षा करता है, उसके चेयरमैन भी एक मेंबर होते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है, उसकी चेयरमैन जो है रेखा शर्मा जी, ये भी मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होती हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन आयोग की। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, यानी अपना पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, उसके कमीशन, उसके चेयरमैन भी कमीशन के सदस्य होते हैं, और डिसेबिलिटी के कमिश्नर जो हैं वो भी एक सदस्य होते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं कमीशन के जो भी चेयरमैन हैं अभी, तो ये भी आप पढ़ लीजिए, ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे कमीशन जो है ये आपके सिलेबस में है, यूनिट नंबर 10 में। तो अध्यक्ष के नाम पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, तो आपको ये एक तरह से रट के जाना पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो हमने अभी कंपोजिशन पढ़ा है, जो भी कंपोजिशन पढ़ा हमने, चेयरमैन है इनका, है ना, और मेंबर्स हैं इनके, एक्स ऑफिशियो मेंबर को छोड़ के बाकी के 4 मेंबर हैं और एक चेयरमैन है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, वो हम देखेंगे। चेयरमैन के बारे में जैसे हम देख चुके हैं कि ये केवल एक सीजेआई या फिर जज ही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे बंदे को बना दें जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या फिर कोई समाज सेवी हो उसको आप बना दें, नहीं हो सकता वो। केवल जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है ना, वही इस कमीशन का चेयरमैन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा 4 मेंबर और होंगे जो हम देख चुके हैं। इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, इनको अपॉइंट करने के लिए हमारे पास एक कमेटी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अपने लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के भी डिप्टी चेयरमैन होते हैं, उपाध्यक्ष बोल सकते हैं अपन, और जो विपक्षी पार्टी है उसके विपक्ष के नेता जो होते हैं ना, विपक्षी नेता, जो राज्यसभा में और लोकसभा में, जैसे अभी लोकसभा में अपने अधीर रंजन चौधरी हैं, और राज्यसभा में जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं शायद। तो ये जो हैं दोनों साथ में स्पीकर लोकसभा के, राज्यसभा के, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये सारे मिलके एक कमेटी बनती है। वो कमेटी नाम को रिकमेंड करती है, 4 मेंबर्स के, एक चेयरमैन का। ये सारे नाम जो रिकमेंड होते हैं ये जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर इनको अपॉइंट कर देता है। ठीक है, एक ऑर्डर निकाल के अपने सील साइन से। तो अपॉइंटमेंट करना किसका है, प्रेसिडेंट का काम। लेकिन किसको अपॉइंटमेंट करना है, उन लोगों को ढूंढना किसका काम है, कमेटी का। कमेटी में कौन कौन है, ये लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद टेन्योर देख लेते हैं। टेन्योर 3 साल और 70 साल।
मतलब 3 साल का कार्यकाल या फिर 70 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए, चेयरमैन की भी साथ में मेंबर की भी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने अपॉइंटमेंट देख लिया था पीछे। अब देखते हैं हम रिमूवल की प्रोसेस क्या है। रिमूवल 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपने खुद से रिज़ाइन दे दिया हो, ठीक है, रिज़ाइन आप खुद से देना चाहते हैं तो चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, किसको देगा? प्रेसिडेंट को, ठीक है। और दूसरा हो सकता है आपको खुद से हटा दिया जाए। तो खुद से हटाने के क्या तरीके हैं? या तो आपने कारण क्या है, मिसबिहेवियर किया हो, या फिर आप इनकैपेसिटी हो, ठीक है, या आपको मिसबिहेवियर किया हो आपने, जैसे आपको ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बनाना है आपको, या आप हैं और आप साथ में किसी दूसरे व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट करते हुए पकड़े गए हैं, तो ये मिसबिहेवियर में कहलाएगा। और इसमें आपको प्रेसिडेंट हटा भी सकता है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो। इनकैपेसिटी मतलब अक्षम है आप, सक्षम नहीं है काम को करने में, ऐसा अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो आपको हटा सकता है, ठीक है। रिजाइन आप प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, तो ठीक है। और भी कई ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पे हटाया सकता है, जैसे कि इंसॉल्वेंट, आप मतलब दिवालिया हो चुके हैं, कोई आपने कर्ज लिया है गवर्नमेंट से या एंटिटी से और आपने उसको पे नहीं किया है, आप दिवालिया हो गए तो आपको हटाया जा सकता है। मोरल टर्पिट्यूड मतलब आपका मतलब कैरेक्टर या फिर मोरल जो हमारा बिहेवियर होता है वो सही नहीं है, अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है अगर, या फिर आप कहीं दूसरे ऑफिस में आप सैलरी लेते हुए और काम करते हुए पकड़े जाएं तो, ठीक है। मगर आप मतलब आप साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं कर सकते कि चेयरमैन हैं आप NHRC के या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के और साथ में आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो चेयरमैन हैं, जो मेंबर हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होकर, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सके कंट्री में। तो पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, मतलब एक बोलते हैं ना सामाजिक जो अच्छे गुण हैं, उच्च विचार वो रखने चाहिए उनको, और उनके मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। ये नहीं है तो आपको हटाया सकता है, आप रेजिग्नेशन से हट सकते हैं, आपको मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में भी हटाया सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये हो गया सारा रिमूवल का प्रोसेस। आगे चलते हैं, पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन की क्या पावर होती हैं और क्या उसकी कमियां भी हैं उसमें कुछ, वो भी देख लेंगे साथ ही साथ हम। तो चलिए पावर पे देखते हैं। पहले एक ही सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, जैसा कि आपने देखा होगा अपनी जिला अदालतें जो होती हैं, पेशी होती है, उनमें जिला अदालतों में पेशी होती है, जो भी विक्टिम होते हैं, जो भी कल्प्रिट होते हैं दोनों आते हैं, जो भी अपने सबूत होते हैं वो सब रखाते हैं, यही काम इसका है। सेम सारी पावर इसके पास होती हैं सिविल कोर्ट की। और ये जो पावर जो लिखी हुई हैं लास्ट वाली के छोड़कर, ये 4 जो पावर हैं ये आपको हर आयोग में काम आएंगी, चाहे आप नेशनल अपना मानवाधिकार आयोग ले लो, या आप अपना SC आयोग ले लो, या ST आयोग, OBC आयोग, अपना महिला आयोग, कोई भी आप ले लो, ये 4 पावर रहती हैं उनके पास, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। पहली पावर हो गई सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। दूसरी पावर है एविडेंस, मतलब कोई भी केस अगर वो देख रहा है मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार हनन का से रिलेटेड, तो उसमें कोई सबूत हो सकते हैं जिससे पता चले कि हाँ ये केस सही है या गलत है, तो वो सबूतों को मांग सकता है वो, जिसके पास भी हैं सबूत, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास हैं या किसी संस्था के पास हैं या पुलिस के पास हैं, उनसे बिल्कुल मांग सकता है, उसके पास अधिकार हैं। किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है कि उसके सामने पेश हो, ठीक है। और पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकता है। पब्लिक रिकॉर्ड मतलब मान लीजिए जैसे अपन देख लें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो उससे मांग सकता है कि भाई इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ ये हमको दीजिए, तो उसको पब्लिक रिकॉर्ड से देना पड़ेगा। और तो ये इसकी पावर्स हैं, सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है, सबूत मांग सकता है, किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, और कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड जो होता है सार्वजनिक जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो मांग सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पावर इसके पास है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति इसके पास कंप्लेंट लेके जाए तभी ये किसी केस को देखे, ये किसी भी केस को खुद से भी देख सकता है। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई, मान लीजिए कि फ़लाँ व्यक्ति है, एक बच्चा है,
उसके मानवाधिकारों का हनन हुआ है और कुछ लोगों ने उसको पढ़ने नहीं दिया या उसको मान लीजिए कहीं मंदिर में जाने से मना कर रहे हैं, तो ये केस अगर NHRC के पास या चेयरमैन ने पढ़ा या किसी मेंबर ने पढ़ा, तो बगैर कोई किसी ने कंप्लेन अगर नहीं भी की होगी तो भी वो इस केस में जो है अपनी प्रोसीडिंग चालू कर सकता है और संबंधित व्यक्ति को बुला सकता है, बच्चे को बुला के उसके बयान लिए जा सकते हैं। तो ये खुद से ही जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस किसी भी केस का ले सकता है। लिमिटेशन देख लेते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि अपना कमीशन है वो 1 साल से पुराना कोई भी केस नहीं देख सकता। जी हाँ, अगर 1 साल पहले आज के समय में, जैसे आज की डेट में मान लें, तो कमीशन 2018 में अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो उसको नहीं देख सकता। केवल 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई केस हुआ है केवल उसी को देख सकता है। जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जल सेना, थल सेना और हमारी वायुसेना, उधर पर अगर कोई लिमिटेशन मतलब मानवाधिकार आयोग हनन होता है, मानवाधिकारों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वहाँ पर कोई, तो उसमें इसके पास बहुत लिमिटेड पावर है। तीसरी, प्राइवेट पार्टी अगर कोई मतलब हनन करती है मानवाधिकारों का तो वहाँ पे ये नहीं कर सकता। ये केवल गवर्नमेंट जो है संस्थाएं होती हैं वहाँ पे देख सकता है, वहाँ पे अपना काम कर सकता है। ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेटरी इन नेचर, मतलब ये जो भी सुझाव देता है या जो भी चीज़ें ये बोलता है, जो भी इसका केस चला, पूरी केस की जो भी फाइंडिंग ये निकालता है, वो केवल रिकमेंडेटरी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को राज्य आयोग के केस में। ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं ना, ये बाध्य नहीं होती हैं बिल्कुल। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो निर्णय ले इस पर, चाहे तो ना ले। जैसे मान लीजिए कोई आयोग ने किसी केस में बोला कि भाई ये बच्चा पीड़ित है या व्यक्ति पीड़ित है, तो इस पर आप 100 रुपये का इसको हर्जाना दीजिए, तो ये एक सुझाव होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ना भी दे, हो सकता है दे भी दे, तो बाध्य नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक लिमिटेशन हो सकती है इसकी। चलिए आगे देखते हैं, फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शन जैसा कि मानवाधिकार आयोग नाम ही है इसका, तो आप लोग इसी से समझ जाएंगे कि इसके काम क्या हैं। भाई मानवाधिकार आयोग के हनन हो रहा है, उन केसों को देखना इसका काम है। मानवाधिकार जो हैं उनको बढ़ावा देना काम है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए क्या मानवाधिकार हैं, लोगों को शिक्षित किया जाए कि भाई मानवाधिकारों का हनन नहीं किया जाए, दूसरे लोगों का क्या क्या उनके मानवाधिकार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। गवर्नमेंट को सुझाव देना कि क्या क्या और पॉलिसी बनाई जाए, क्या आगे काम किया जा सकता है जिससे कि मानवाधिकारों को और सुरक्षित किया जा सके, है ना। और किसी भी केस में कंपेंसेशन जो है वो उसका सुझाव देना। जैसा मैंने पीछे बताया कि कोई बच्चे का या किसी व्यक्ति का हुआ है मानवाधिकारों का हनन, तो उसको कुछ कंपेंसेशन दिया जा सकता है, उसके बारे में गवर्नमेंट को सुझाव देना। सुझाव ही दे सकता है ये ऑर्डर नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो माने या ना माने सुझाव को, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन जो है सितंबर 1995 में बना था। इसकी डेट जो है इसकी खुद की वेबसाइट पे भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आए कि ये किस डेट पे बना था। सितंबर 1995 में बना था, ये आपको याद रखना है बस। उसके बाद अभी जो मेंबर हैं उसके वो देख लेते हैं। नरेंद्र कुमार जैन, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, ये जुडिशियल बैकग्राउंड से हैं, ये इनकी फ़ोटो है। ये अभी इसके चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। और 2 मेंबर हैं इसके, एक मनोहर ममतानी और एक सरबजीत सिंह। ये मनोहर ममतानी जी हैं और ये सरबजीत सिंह जी हैं। ठीक है, तो ये होगा इसकी कंपोजिशन। और इस सितंबर 1995 में बना था ये, और इसका ऑफिस भोपाल में है। पर्यावास भवन जो है वो इसका ऑफिस कहलाता है। और सिलेक्शन कमेटी जैसा कि वहाँ पे अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में था, प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर थे उसमें, और विपक्ष के नेता भी थे उसमें, और लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और वाइस चेयरमैन भी थे। सेम यहीं पर रहेगा, बस प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, और जो भी विपक्ष के नेता राज्यसभा लोकसभा के थे वो विधानसभा और विधान परिषद के हो जाएंगे। विधान परिषद अगर है तो, नहीं है तो विधानसभा के अकेले।
तो और गृह मंत्री राज्य का, ये लोग इस कमेटी में रहेंगे। तो ये रहा इसका कमेटी जो इनको सिलेक्ट करेगी कि मेंबर कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, और अपॉइंटमेंट जो होगी वो गवर्नर के द्वारा होगी। ठीक है, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा हो रही थी, वैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करेगा। उसके सील साइन से ऑर्डर निकलेगा कि इन लोगों को चेयरमैन और इनको मेंबर बनाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने एक डेटा अटैच किया है जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अभी तक के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी चेयरमैन रह चुके हैं वो हैं। तो ये आप इन पर एक नज़र ज़रूर मार के जाइए। हो सकता है कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। तो बिल्कुल आपको ये जानना चाहिए देखकर। और जो एक्टिंग चेयरपर्सन है इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये अभी तक के मैंने सारे दिए हुए हैं, ये आप डिटेल देख सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए हैं, इनको देख लेते हैं हम। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हुई नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी और रिकमेंड, मतलब जो अपना चेयरमैन और जो मेंबर हैं किसको बनाना है, वो नाम रिकमेंड करने के लिए जो कमेटी होती है, जैसा अभी हमने देखा, उसमें कौन कौन होता है, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन थे चीफ मिनिस्टर, हमने देखा है होता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो भी विधानसभा है उसका स्पीकर, बिल्कुल हमने देखा है होता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का इंचार्ज होता है होम मिनिस्टर। गवर्नर, तो गवर्नर आपको पता है गवर्नर कमेटी का सदस्य नहीं होता है, ये केवल अपने सील साइन से ऑर्डर निकालता है। ठीक है, कमेटी के सदस्य तो ये लोग होते हैं, साथ में इनमें विपक्ष के नेता भी होते हैं जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिए हैं। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन जो आया था कि चेयरमैन और मेंबर जो हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप देख रहे होंगे। बस आप ये वीडियो पढ़ जाइए, आपको सारे क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड, मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड 100% बन जाएंगे। कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जैसे हमने देख लिया है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन होते हैं। हमारा एससी वाले, एसटी वाले, ओबीसी आयोग के कमीशन, माइनॉरिटी के कमीशन, वुमेन के कमीशन, और पीसीआर मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों का संरक्षण, उस आयोग के कमिश्नर, चेयरमैन सारे होते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में नहीं होगा उस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, मेंबर की टर्म क्या होती है, तो 2019 में जो अमेंडमेंट आया उसके अनुसार टर्म जो है वो 3 साल है। ठीक है, टर्म जो है उसके अनुसार 3 साल है, चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, सबकी 3 साल। ओके, और ये अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक चेयरमैन या मेंबर को फिर से बनाया जा सकता है 3 साल बाद। व्हेन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट केम इनटू फोर्स, तो ये आपको हमने पहली स्लाइड में ही देखा था कि 29 सितंबर 1993 को ये एक्ट जो है NHRC एक्ट ये पारित हो गया था। ठीक है, और उसके बाद 12 अक्टूबर को ह्यूमन राइट्स कमीशन बन गया था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो ये हो गया हमारा टॉपिक ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आप इसको देखिए और पढ़िए बढ़िया। आप इसमें से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चन आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा कि जो आपसे बन ना सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगला, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।